नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने लीगल फ्रेटर्निटी को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज तक पिछले लगभग 37 वर्षों से ये इस लीगल फ्रेटर्निटी में है और बेसिकली इज़ फ्रॉम राजस्थान बट born and brought up in दिल्ली एंड पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से इन्होंने अपना LLB किया और 30 हजारी कोर्ट में ये अपने इनका चैम्बर भी है और इन्होंने 2017 से लेकर के 2019 तक जो दिल्ली बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसमें ये सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर थे। और इस बार ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ने की इच्छा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। मेरे साथ हैं रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपसे कुछ बातचीत करूंगा रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन एंड जो कमिंग इलेक्शन है इसके बारे में। क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या आपके पास फीडबैक है, क्या इनपुट्स हैं, क्या आप कहना चाहते हैं। तो सीधा सा मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन 19 अक्टूबर 2024 को होने तय हुए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मार्च में ऑर्डर किया था 19 मार्च को 2024 को हमारे चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था। उसमें दे प्लान कि भाई एक वन वोट वन बार वन वोट एंड वन डे, तो वो सारी के सारी इंक्लूडिंग योर हाई कोर्ट ऑल्सो, तो वो सारे के सारे इलेक्शन एक ही दिन होने थे 19 तारीख को। तो दे हैव ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि 19 अक्टूबर को वोटिंग होगी सबकी। तो अब वो धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा, पूरी तरीके से लोग नहीं समझ पाए कुछ, तो उस तरीके से प्रोसेस चलता रहा, ऑर्डर चलते रहे। ऑर्डर की तरह है ना, सब है ना कंप्लाई करते चले गए और अपने है ना जो भी उनके ड्यूज़ थे, आउटस्टैंडिंग थी, सब्सक्रिप्शन था, वो भरते रहे। अब वो भरते रहे, उसके बाद क्या हुआ कि बीच में हमारी जो बार थी, DBA थी, इन DBA के पास ऑर्डर आ गया 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट का, मतलब थ्रू हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑर्डर आ गया कि भाई आप इनको लेना चालू करो। क्या सब्सक्रिप्शन या वो आपका डिक्लेरेशन? नहीं, सब्सक्रिप्शन। पहले सब्सक्रिप्शन का आया था, तो उन्होंने उस सब्सक्रिप्शन को चालू किया बहुत लेट, तो वो कैश में लेना चालू किया। पहले वो ऑर्डर था कि आप हाई कोर्ट, उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है उसको चेक में दीजिएगा, फिर हाई कोर्ट साहब को करके इन्होंने कैश में लेना चालू किया। बिकॉज इनका ID नहीं वर्क कर रही थी, इनके पास चेक का वो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, तो लोगों ने कैश में जमा कराया। फिर लास्ट के 7 डेज जो बचे, जो फाइनल डेट थी 31 अगस्त तक बढ़ाई थी, जुलाई तक जो बढ़ाई थी, उसमें फिर इन्होंने कैश लेना चालू, चेक लेना चालू किया और ID से चालू किया। तो वो हो गया। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन का चालू हुआ। डिक्लेरेशन चालू करना था इनको पहले, डिस्ट्रिक्ट जज ने शायद इनको बोल दिया था कि भाई 8 तारीख को इनके पास नोटिस आ गया था कि आप है ना डिक्लेरेशन लेना चालू करो हर एडवोकेट का, तो उसमें उसके लिए अप्लाई करना था। तो 8 तारीख का जो डिक्लेरेशन, 8 तारीख से जो डिक्लेरेशन चालू करना था, तो दे हैव स्टार्टेड दैट डिक्लेरेशन ऑन 17th, 16th और 17th अगस्त। तो और आगे बढ़ गया वो। क्यों ऐसा, क्यों 8-7 दिन? अब ये तो मैं समझ नहीं पाया इनका कि इतना आगे क्यों कर दिया। आपको टाइम वैसे डिक्लेरेशन के लिए बहुत कम मिल रहा था और ऊपर से आपने 8 दिन और खा गए। अब बेचारे जो एडवोकेट्स थे, जो सीधे साधे एडवोकेट्स थे, वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो दूसरों ने जैसे पूरे कर रहे हैं तो वो उनके पास जा के अपने कंप्लीट करा रहे थे सारा डिक्लेरेशन, कि उसमें फॉर्मेलिटीज़ थी बहुत। एक तो आपको BCD का लगाना था आइडेंटिटी, एक आपकी DBA की आइडेंटिटी लगानी थी, एक आपको रसीद लगानी थी कि आपकी रसीद में कि आपने सब्सक्रिप्शन भरा है या नहीं भरा है, और 2-3 ऐसी और भी फॉर्मेलिटीज़ थी दैट हैज़ टू बी कंप्लाई विद दी 12 अपीयरेंसेस में। और 12 अपीयरेंस जो बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम था, बिकॉज ही इज़ द प्रैक्टिस। जो मैं कहता हूँ जो अपना जो यंग एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसके पास 12 होंगी एक साल में, वो भी अगस्त से निकालनी थी, अगस्त टू जुलाई 12 अपीयरेंस होनी थी। हम मान सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, तो वो भी हमने ना पूरी करी।
और कैसे तैसे वो सब पूरी कर दी, मिलते गए, होती गई, अपने साथ ले लेके जाके गए, उनकी अपीयरेंसें करवाई काफ़ी केसों में, तो वो पूरी हो गई। उसके बाद सब कुछ हो गया। अब डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन के बाद अब आपका एक और चीज़ आई जो बड़ी ज़बरदस्ती की, अब इसको वेरिफिकेशन कैसे करोगे। अब वेरिफिकेशन आपके पास जो चेयरमैन अपॉइंट हुए अपने मिस्टर चावड़ा कौन थे, वो अपॉइंट हुए, उन्होंने अपने वेरिफिकेशन के लिए डाला। तो अब इतनी ज़्यादा उसमें मतलब खामियां आ रही हैं या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं जो वर्केबल नहीं है एक्चुअली, मतलब दैट आर नॉट वाइबल। तो अब उसमें मैंने बड़े ऑब्जेक्शन पढ़े। एक का है कि भाई आपने है ना बीसीडी का कार्ड नहीं लगाया, बीसीडी का कार्ड नहीं लगाया। बीसीडी का कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, पर डीबीए का कार्ड नहीं लगाया। अगर डीबीए का कार्ड नहीं लगाया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। डीबीए का कार्ड नहीं लगा रहे हो आप, पर बीसीडी का लगा रहे हो, तो वो एडवोकेट तो है ही ना रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड है तो वो तो आपको वैसे ही मालूम कर लेना चाहिए। और जब आपके पास से एक लिस्ट आ रही है डीबीए से, मैं अतुल शर्मा जी से मिला, डीडी शर्मा से मिला, और प्रधान जी से तो मिल नहीं पाया मैं, और भी जो तो 2-3 से। मैंने कहा भाई एक आप लिस्ट बना के भेजिए कि जो आपके पास सब्सक्रिप्शन आ चुकी है वो वहाँ तो भेजें, जिसको वो ऑब्जेक्शन जो कह रहे हैं कि आप रसीद लगाइए, आप ये लगाइए, तो वो तो क्लियर हो जाए एकदम कि भाई हमारे पास अगर पेमेंट आ गई है तो वो हो जानी चाहिए पूरी की तरह जी। तो नहीं, ये चीज़ तो लिस्ट जो जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन पेड हो चुका, ड्यूज क्लियर हो चुके, उनकी एक लिस्ट बना करके कंपाइल कर करके वो इलेक्शन कमीशन को भेज देनी चाहिए। भेजनी चाहिए थी, तो वो अब कल भेजी है, नहीं कल रात शाम को भेजी है इन्होंने, पर अभी वो भी उनके हाथ में नहीं पहुंची है अभी तक, जैसा उन्होंने बताया। वो भेजी है अभी हाथ में नहीं पहुंची है। ये तो सब एडवोकेट्स के साथ बातचीत हो रही है या कोई अनपढ़ लोगों के साथ बात हो रही है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने भेजी है या नहीं भेजी है। अब वो आपके ऑब्जेक्शन तो जैसे कि तस के तस ही है ना, बिल्कुल। अब वो तो आपको नहीं, एक बात बताइए, जो ऑब्जेक्शन आपने बताया कि बीसीडी का कार्ड नहीं है या डीबीए का कार्ड नहीं है, अगर एक लिस्ट प्रॉपर बना करके एसोसिएशन की तरफ से बीसीडी को भेजी जाती कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ड्यूज क्लियर किए हैं, इन लोगों ने हमारे यहाँ डिक्लेरेशन के लिए 12 अपीयरेंसेस दी हैं, तो क्या ये बीसीडी के मेंबर हैं? तो एक लिस्ट बीसीडी से मंगा लेते, एक लिस्ट अपनी दे देते कि ये डीबीए के मेंबर हैं, तभी तो यहाँ अपीयरेंस दे रहे हैं 30 जारी में। नहीं सर, या कहीं भी दे उसमें क्या है, बीसीडी का मेंबर तो नेचुरली हो गई होगा जब वो यहाँ रजिस्टर्ड है ना, वो तो हो गई होगा। अगर बाई दी वे गलती से उसके पास वो डीबीए का कार्ड नहीं था, ये समझ लो आप, डीबीए का कार्ड नहीं था, तो उसको वैसे ही मान लेना चाहिए कि ही इज रजिस्टर्ड, और ये लिस्ट बना के एक देंगे तो उसमें सारा का सारा आ जाएगा। ये नहीं दी गई, ये कमी बार की रही, नहीं दी थी, आज तक भी नहीं दी है, वहाँ नहीं पहुंची, आज अभी तक नहीं पहुंची थी। मैं ये 4 बजे तक की बात बता रहा हूँ आज की। ट्रेन से नहीं जा रही थी या किसी बैलगाड़ी से नहीं जा रही कि नहीं, हमने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। कॉम्प्लेक्स में है उनका ऑफिस, कोई बहुत राइट, वो विदिन 5 मिनट्स उनको रिसीव किया जा सकता है। हाँ, तो उसमें बड़े अजीब से शर्मा जी आपको बताऊंगा, बड़े अजीब से ऑब्जेक्शन लगाए हैं जिन्होंने। अब एक ये जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड की बात, अब दूसरी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एडवोकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनाना था। अब प्रॉक्सिमिटी कार्ड अगर आपको बनाना था, वो आपको वो प्रोसीजर पहले से ही चालू कर देना चाहिए था। ये आपने जब सब कुछ कर दिया, डिक्लेरेशन भर दिया, सारा कुछ हो गया, वेरिफिकेशन हो गई है, एक तरीके से वेरिफिकेशन है, जब ऑब्जेक्शन लग गए, जब वेरिफिकेशन हो गई उसके बाद आप है ना प्रॉक्सिमिटी चालू कर रहे हो। आपके इलेक्शन को कितना टाइम रह गया है? अब हमारे एडवोकेट भाई क्या कहते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है, वो कहता है यार वोट तो आपको लेने हैं तो आप ही पूरे कराओ, नहीं तो हम तो नहीं करते कुछ भी। तो बात सही भी है, वो इतने मतलब फेडअप हो चुके हैं। रवि जी एक बात बताइए, अभी लिस्ट आउट हुई है जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन में है, कुछ लोगों की क्लियर की गई। हाँ, सपोज 4 दिन बाद एक फाइनल लिस्ट फिर आती है और उसमें होता है कि इतने लोगों का हमने क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉक्सिमिटी कार्ड का आता है, तो उनमें से सपोज आधों ने प्रॉक्सिमिटी कार्ड नहीं बनाया, तो क्या दोबारा लिस्ट बनेगी क्या? भाई इस तरीके से तो दोबारा लिस्ट की वैल्यू क्या है? इस लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब आपको दोबारा ही लिस्ट बनानी पड़ेगी, दोबारा ही आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस प्रॉक्सिमिटी कार्ड में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है
इसमें जो एक्स्ट्रा चीज मांगी गई है दोस्तों, वो मांगी गई है केवल आधार कार्ड। आधार कार्ड एक्स्ट्रा, अदरवाइज बाकी सब कुछ बीसीडी वही है। कार्ड, डीबीए कार्ड, सिग्नेचर, फोटो, ये वो तो आपके- पहले भी आप दे वो चुके हैं। डिक्लेरेशन में भर चुके हो आप। तो केवल आधार कार्ड से ही हमारी वैलिडिटी पता लगेगी। इट मींस बीसीडी का कार्ड भी हमारा जाली हो गया, हमारा डीबीए का कार्ड भी जाली हो गया, हमारी जो डिक्लेरेशन में 12 अपीयरेंसेस हैं वो भी जाली हो जाली गई, हो गई। हमारा सिग्नेचर भी जाली हो गया, फोटो भी जाली हो गया। बिल्कुल सही बात। These all the documents are very much with the DBA, very much with the BCD। बीसीडी और हमने, आपको याद हो रवि जी, बीसीडी के लिए भी वेरिफिकेशन भेजा है, हाँ बिल्कुल भेजा, 5 वकालतनामा भेजे ना अपन ने, वहां के लिए भेजा। वहाँ भी भेजा आपने। तो अब ये बड़ा अजीब घमेला है, एक घालमेल है। इसके बारे में आपका क्या राय है? भाई देखो, बीसीडी एक सबऑर्डिनेट बॉडी है गवर्नमेंट की, जब उसके पास भेज दिया तो फिर आधार कार्ड की जरूरत कहाँ रह गई? तो अब अगर आप ये सोचो, इसकी जो जरूरत है उन्होंने सोचा होगा तभी ये कहा है। इनकी बात तो ये है तो कि भाई आप है ना, अगर ये आधार कार्ड मांग रहे हैं तो मैं जो सोचता हूँ कि भाई आप वेदर यू आर द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, मेरे को तो यही लगता है, जो मैं सोचता हूँ कि भाई आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, आप यहाँ के रेजिडेंट है भी या नहीं है, आप एडवोकेट वो नहीं है मकसद, वो नहीं है। सपोज मैं डीबीए का भी मेंबर हूँ, बीसीडी का भी मेंबर हूँ, मेरी अपीयरेंसेस भी पूरी हैं, डीओज भी पूरे हैं, और मैं दिल्ली का मैं नहीं हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं वोटर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ये एक गलतफहमी है। मैं कहीं का भी हूँ अगर मैं ये सब हूँ, लेकिन वो आधार कार्ड मांगा जा रहा है प्रॉक्सिमिटी कार्ड इशू करने के लिए। क्या ये संभव है? सपोज हम दे भी देते हैं, हम इस वक्त वोटर हैं, हमने गुनाह किया है या हम जो भी हमें माना जाए, हम कुछ भी मान लो हम दे भी देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा 19 अक्टूबर तक के लिए कि हम? मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर वेरिफिकेशन एक्चुअल नहीं, इसमें अगर वेरिफिकेशन प्रॉपर कराई जाए तो भाई साहब 6 महीने लग जाएंगे। ये लिस्ट की हुई पूरा वेरीफाई कराया जाए सब तरीके से। सारी कवायद, अगर अभी इतनी कवायद ये करा रहे हैं तो अब मुझे नहीं मालूम कि भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये है ना आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं। कि आधार कार्ड तो तब मांगा जाता है जब आपका एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, एमपी का इलेक्शन हो रहा है, उसमें वोटर लिस्ट मांग नहीं, वोटिंग आई कार्ड या आधार कार्ड से भी मान लेते हैं वो, है ना। तो अब ये गवर्नमेंट आईडी कह के मांग रहे हैं ये कि भाई गवर्नमेंट आईडी चाहिए एक, तो इसका मतलब वो बीसीडी को गवर्नमेंट आईडी नहीं मानते। बीसीडी को गवर्नमेंट आईडी पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं ये अपनी 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 बीसीडी की। अब हम यहाँ आते हैं कि ये सब हो रहा है, वोटर्स परेशान है, एक मैं कह रहा हूँ पैनिक फैला हुआ है वोटर्स में। कुछ लोग इसको थोड़ा टॉन्टिंग वे में ले रहे हैं कि शर्मा जी आप बीसीडी में हो, आप ये पूछ लो कि इसके बाद हमें कौन सा इंटरव्यू देना है, कोई एग्जाम भी क्लियर करना है क्या वोट डालने के लिए, या कोई और फर्दर घर वालों की वेरिफिकेशन भी करानी है। अब तो भाई साहब ये डाउट होता है कि जैसे एआईबी का आप एग्जाम दे रहे हो तब आप आ गए हो भाई, तो अब इसका मतलब कोई और एग्जाम मुझे कहेंगे कि हर 5 साल बाद हर एडवोकेट को ये एग्जाम देना पड़ेगा, देन यू कैन कंटिन्यू योर एडवोकेसी और योर प्रैक्टिस। हम जैसे यंग बॉय के लिए तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो हमको वापस पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा सीधा सा सवाल ये है, चलिए तो आपने परेशानी बताई, इसमें सीधा सा सवाल ये है कि क्या इसमें जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, क्या इनका रोल सेटिस्फैक्टरी रहा है इस सब कवायद में? भाई मैं बार के लिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बात करोगे, अब सब सुन रहे हैं। आप ये बताइए, बीइंग रवि गुप्ता, मैं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द बार, बिकॉज नहीं तो इतना ज्यादा है ना पंगा होना नहीं चाहिए था, बता इतनी ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होना। अगर आप बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी में होते तो मैं कुछ करते? मैं बिल्कुल करता, मैं बाकायदा इनसे लड़ता भी कि भाई 1-2 आदमियों को वहाँ अपॉइंट करो जो हर एडवोकेट की मुश्किलें आसान करते चले जाए। यहाँ तो जो दोज हु आर फाइटिंग द इलेक्शन अपने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो बेचारे कर रहे हैं, पर बार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है पूरी तरीके से। तो अब आप दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं? मैं दोबारा इलेक्शन में आ रहा हूँ एज ए सीनियर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सारी की सारी पावर्स होती हैं अपने यहाँ बार में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, पर फिर भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम में बहुत किया था, मेरी काफ़ी कासुनी भी हुई थी, पर वो मेरे सब मित्र ही हैं। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि बार के लोग कुछ चंद चुनिंदा लोगों के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी शिकायतें आपके पास आई हैं? उनके डॉक्यूमेंट्स में मतलब अब
आपके नॉलेज में ऐसी मेरी ये नॉलेज में इतना नॉलेज में नहीं आया, पर हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा महसूस हुआ कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी मतलब आप तक बात आई है? आई है कि कुछ तो छठे कुछ चुने हुए लोगों के कुछ साथ हाँ, कुछ कर रहे हैं तो उनको जल्दी से वो प्रमोट कर देते हैं कि हाँ नहीं हम आपका ये ऑप्शन डिलीट करवा देंगे या कुछ कर देंगे। तो ये चीज कहाँ तक ठीक है? ये तो अच्छा नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। सबके साथ एक सा होना चाहिए। बार तो सबके लिए है, बार इज़ फॉर ऑल। तो लेकिन उसको बात कुछ लोगों को विरोधी मान के उनके डॉक्यूमेंट्स में जो डिक्लेरेशन दिया गया उसमें छेड़छाड़ अब करे। पता नहीं मेरे को, ये इतना सारे डिक्लेरेशन में जो देखा मैंने डिक्लेरेशन में, मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि जिसने अपने चंदा भी भर दिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन भी भर दिया है, उसमें वो लिख रहे हैं कि भाई 600 रुपये आपने कैश में दिए। समझ में नहीं आया। जुलाई में तो आपने पूरा भर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप दिसंबर के तक का भी भर दो। तो मैंने मेरे पास ही एक ऑब्जेक्शन आया, तो मैंने 600 रुपये भी भर दिया कि ले ले भाई। तब क्योंकि तब वो कैश ले रहे थे, तभी तो भरे। अगर उन्होंने कैश लिया तो जिम्मेदारी उनकी बनती है या वोटर की बनती है? डीबीए की बनती है। ये अगर सारी उसको सारी की eligible सारी नहीं जिम्मेवारी करेंगे, एलिजिबल नहीं मानेंगे, देन हु विल बी रिस्पांसिबल? DBA is responsible for that. They are supposed to clarify that objections or ratify that objections. तो अभी जो भीड़ लग रही है, आप भी आज गए थे, मैंने हम भी सुना, गए थे, हम भी गए वहाँ थे। जो भीड़ लग रही है वकील अपना काम छोड़ के एक वोट डालने के लिए अपना काम छोड़ के लगा हुआ वो है। ये अपने क्या हो रहा है? ऑब्जेक्शन क्लियर करा रहा है, तो अपने ये ऑब्जेक्शन। क्या? और मेरी कल अतुल भाई से बात हुई थी, डीडी से बात हुई थी। मैंने कहा यार ऑब्जेक्शन क्लियर कराओ, ये सब गलत हो रहा है। सारे के सारे इतने सारे ऑब्जेक्शन, आपके 6000 की लिस्ट में तो 2500 तो वैसे ही निकाल दिए इनने, तो बचे क्या फिर? कितने बचेंगे? चलिए, ये सारी परेशानियां हैं, परेशानी क्योंकि बहुत बार हो की रही है। फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है और आपके मैंने हिसाब तो से। और भी देखा यहाँ, अपने जो जानकारी है, अपने बेचारे भाई बंदी हैं, वो कहते हैं यार हम प्रॉक्सिमिटी कार्ड क्यों बनाए यार, हमारा दिमाग खराब हुआ है क्या? जिसको बनवाना है बनवाए। वो तो ये कह रहा है अब कि इतने सारे हमने काम कर तो दिए, डिक्लेरेशन तक कर दिया हमने और भी सारे काम Voters जितने are fed up with these फेड अप विद formalities. दिस फॉर्मेलिटीज। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कोई अजीब सा कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं घुस जाए या कुछ नहीं हो जाए, इस तरीके से कहानी हो रही है। अब मैं इसको कंक्लूड करूं, ये परेशानी आपने बताई, बहुत सारी परेशानियां हैं, और एक दो सवाल के बाद मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। जी। बीइंग मेंबर ऑफ डीबीए, बीइंग एन एक्स सीनियर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डीबीए, पिछले 2 साल का अगर मैं इस प्रेजेंट बार का आपसे आंकलन पूछूं, आपसे एक ऑब्जर्वेशन पूछूं कि क्या इस बार ने कोई वेलफेयर के कुछ 2 काम कोई आपकी नॉलेज में है जो किए हों? इसके लिए तो मैं आई एम अनएबल टू आंसर दैट। हाँ कुछ और काम है जो मैं जरूर कहना चाहूँगा। मीन्स मतलब आप सच बोलना नहीं चाहते, झूठ बोल नहीं सकते, हाँ, झूठ ना बोलना नहीं चाहता मैं, और सच कहना नहीं चाहते। सच कहना नहीं चाहता। चलिए छोड़ तो देते जो हैं, भी छोड़ है, देते हैं इस बात because- को, सब वोटर समझ गए। तो अब आप आ रहे हैं इलेक्शन में, तो आप किस लिए आ रहे हैं फिर, अगर आप सच को सच नहीं बोल पाएंगे और झूठ को झूठ नहीं बिल्कुल सच। हम ये परेशानी नहीं होने देंगे, चाहे कैसे भी हो, चाहे मेरे को लड़ना पड़ जाए कितना ही, ये परेशानी नहीं होने देंगे एडवोकेट को जितना ही भुगती है इस बार। तो हर बार हो सकता है नहीं, हर बार कैसे हो जाएगा जब वो Election हर बार आएंगे। वंस यू हैव अटेन्ड द दिस प्रॉक्सिमिटी कार्ड, तो इट शुड ऑलवेज बी वैलिड फॉर ऑल द टाइम। नहीं, वो जो वेरिफिकेशन में जो 12 जो है वकालतनामा का ये देखेंगे। ये तो एक्चुअली मेरे को एक बात समझ में नहीं आई जो बहुत बड़ी बात है हमारे। देखो जज तो बेचारे जैसा कि वो पिटिशनर जैसा बोलेगा, जो जैसा कन्विंस करेगा, वो उसी तरीके से चलते हैं। ये था कि नॉन प्रैक्टिसिंग जो एडवोकेट आ रहे हैं, जिनका प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं है, था, उनको they are just बाहर- only for fighting elections उनको and- बाहर करने के लिए था कि वो काय को वो ये तो करे। एक अच्छा स्टेप था, लेकिन वो टाइम जो पीरियड रखा गया, टाइमिंग्स गलत हो गई। टाइमिंग्स बहुत गलत हो गई, अगर बहुत मार्च कम रखी गई। 2024 से ही ये कवायद शुरू हो जाती तो इस तरह की कोई पैनिक में होता ही नहीं सर। और बहुत बढ़िया फिल्टराइजेशन हो जाता, अच्छे जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो वोटर बनते, जो फर्जी हैं वो बाहर रह जाते हैं। लेकिन ये टाइमिंग को लेकर के सारा खेल हो रहा है बिल्कुल। और उनको आउट क्या करने के रवि लिए गुप्ता ये समझते हैं जो टाइमिंग का जो खेल किया गया डेलिबरेटली, ये इलेक्शन को पोस्टपोन कराने का एक षड्यंत्र था क्या? शायद, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि शायद षड्यंत्र क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? मैं भी ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि ये हो सकता है या है ये षड्यंत्र?
नहीं, मैं ये तो मतलब अब इस पे तो मैं पूरा खुल के बोल नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि मेरे को ये पॉसिबिलिटी लगती है कि दे वांट टू एक्सटेंड द पोस्टपोन द इलेक्शन फॉर एटलीस्ट फॉर द 2 months, अक्टूबर टिल दिसंबर, इतना लगता है मेरे को। फॉर देयर ओन ऑन जो भी है बेनिफिट्स आप कह लो, आई वॉन्ट यूज द रॉन्ग वर्ड। देखिए कुछ बिना इंटरेस्ट के तो सर कोई अपना कुछ नहीं तो करेगा मैं कुछ ना। और बोलने वाला था। अच्छा, तो बहुत अच्छा है आप आए, बार में आए। तो सुना दोस्तों, दरअसल साफ साफ कहूँ और सच सच कहूँ तो ये जो बार एसोसिएशंस में आने के बाद, इस कुर्सी पर बैठने के बाद, इस ऑफिस को अटेंड करने के बाद एक धृतराष्ट्र वाली जो मानसिकता आ जाती है, ये जो सोच आ जाती है कि हमें इस कुर्सी से नहीं हटना है, येन केन प्राकेण, बाय दिस वे और दैट वे, हमें यहाँ जमे रहना है, हमें किसी भी सूरत में इलेक्शन को डिले रखना है, मैक्सिमम पीरियड यहाँ अटेंड करना है। ये जो टेंडेंसी है, भले ही हो ना हो, लेकिन ये दिखाई दे रही है, आम वोटर को दिखाई दे रही है। अभी मेरे साथ बैठे हैं रवि गुप्ता को दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है जनाब। तो यही चीज है, और ये एक बहुत ही गलत चीज है। इसी का खामियाजा वोटर्स भुगत रहे हैं कि ये सब इलेक्शन कराने के लिए जो चीज़ हमारे 4 भाइयों में बैठ के हो सकती थी, इसके लिए हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, उन्होंने जो फैसला दिया उसको मानने को हम मजबूर भी हैं और मानना चाहिए भी। लेकिन ये जो सब फैसला हुआ है दोस्तों, ये हमारे और आपके बीच में बैठ करके भी हो सकता था। इसकी बार की जो ऑटोनमस पन है और वो ख़त्म हो रही है, इसकी डिग्निटी कम हो रही है, इसकी अपनी जो आज़ादी है वो उस पे ये आघात है, इसकी अपनी जो स्वतंत्रता है इस पर आघात है। इस बात को सोचना चाहिए बार के चुनिंदा लोगों को, जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको, कि अपनी जो भी डिस्प्यूट्स, अपने जो भी मतभेद हैं उनको आपस में सुलझाना चाहिए। और ये धृतराष्ट्र वाली मानसिकता है कि एक बार कुर्सी हाथ में आ जाए तो फिर हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो मानसिकता है इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अदरवाइज वोटर्स के साथ इसी तरह मैं कहूँ तो बदतमीजी होती रहेगी, वोटर्स इसी तरह परेशान होता रहेगा। और इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये हो सकता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है आफ्टर द कन्वर्सेशन विद सो मैनी वोटर्स, कि वोटर्स जो है वोट डालने का इच्छुक नहीं रह जाएगा। और अगर वोटर्स कम हुए तो बार की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे, और जो बार की जो ताकत है, जो बार का जो गरिमा है, उस पे चोट लग जाएगी। इस चीज़ का ध्यान मुझे भी रखना है, आपको भी रखना है। सत्ता में बैठे हुए, मैं सत्ता कह रहा हूँ, जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं उनको भी रखना चाहिए, ताकि हमारी डिग्निटी, हमारी जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहे और लोग इज्जत करें। ख़ास तौर से मैं डीबीए की बात करूं, जिसे मदर बार कहा जाता है, तो मदर बार की वैल्यू को बनाए रखना, उसके मूल्य को वहीं उसी स्टेज पे रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ जो मैंने कहा, जो रवि गुप्ता जी ने कहा, इससे जो लोग सुन रहे हैं कुछ ना कुछ इससे सजेशन हमें देंगे, कुछ ना कुछ लोग इससे हो सकता है कोई मोटिवेट भी हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो गलत है उसको कहा जाए गलत, और जो सही है उसको कहा जाए सही। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रवि जी।